डोनाल्ड ट्रंप की इन दिनों जो सो कॉल्ड हर देश से बिगाड़ने की रणनीति चल रही है, उसमें इनकी होती एक हार को दिखाएगा। आज का सेशन बेहद खास है। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर भारत के साथ इन्होंने टैरिफ का गेम किया है, इसलिए आप दिखाना ही चाहते हो कि ये हार गए। नहीं साहब, मैं कतई नहीं दिखाना चाहता। मैं तो केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति अपने आप को पीस मतलब शांति का दूत बनाने के बारे में विचार रखता है, दुनिया भर में युद्ध रुकवाने का प्रचार करता है, टैरिफ के दम पर दुनिया को अपनी बातें मनवाने के लिए मानने मजबूर करता है, इस व्यक्ति को इसके अपने ही अकेला छोड़कर जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं, इसके अपने से क्या मतलब पीएम मोदी से है क्या, जो इनके मित्र हुआ करते थे और अकेला छोड़ दिए? देखिए, चलिए अब तो इनके बात की जाए कि साहब इन्होंने हमारे साथ जो किया वो देखने योग्य है। प्रधानमंत्री तो खुद कभी बयान में बताएंगे कि दोस्त तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन ऐसे में ट्रंप के साथ जो G7 आधी कटी रोटी बना करके रहा करते थे, जिन्होंने रूस को कभी इसलिए निकाल दिया था कि तुमने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, आज वो G7 देश जो इसके कहने पर चलते थे, वो अलग थलग इसको रखने पर निकल पड़े हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ? ये तो पोप के रूप में थोड़े दिनों पहले दिखाई दिए थे। इनके ही जो स्पोक पर्सन है, ऑफिशियल तरीके से वो कहने निकल पड़े हैं कि हमने तो हर महीने लगभग एक युद्ध रुकवाया है, अब तो नोबेल पीस पुरस्कार दे ही दो। तो अंततोगत्वा हो सकता है कि इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार ही पकड़ाया जाए कि भाई साहब ये रखिए आप, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। भारत ने तो अपनी तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम आपके द्वारा नहीं माने थे, आपसे नहीं माने थे। लेकिन भारत के बाद में अब ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं जिन्हें G7 कंट्रीज के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनमें एक अलग लेवल की बगावत उठी। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने फ्रांस के बारे में एक सेशन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इमानुएल मैक्रोन ने इनका साथ छोड़ दिया है और ये इजराइल को मान्यता देने के लिए आगे निकल पड़े थे। इन्होंने बहुत भला बुरा भी कहा था और इतना हद हुआ था कि उस समय पर मतलब एक तरह से समझिए कि ये और इनके साथ में जो सो कॉल्ड इनकी टीम के जो लोग हैं वो पूरी तरह इस पर हमलावर हो गए थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, G7 से अलग तुम विचार ले आओगे, तुम फिलिस्तीन को मान्यता दे दोगे। थोड़े दिन पहले मैंने सेशन किया था इस बात के ऊपर। अब भाई साहब इसके जस्ट बगल में खड़ा हुआ ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मार्क कार्नी। ये है कनाडा के पीएम। इन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि मैं भी फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दूंगा। अब आप पूछेंगे कि ये चल क्या रहा है? 193 यूनाइटेड नेशंस के अंदर देश हैं, लगभग 140 देश फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। ऐसे में इन लोगों का मान्यता देना कैसे अलग है? बस यही तो मुद्दा है। ये सारे के सारे वो लोग थे जो कि मान्यता नहीं देते थे, फिलिस्तीन को देश मानते ही नहीं थे। ये कहते थे कि तुम्हारे साथ इजराइल का जब तक माहौल सही नहीं हो जाएगा, हम तुम्हें राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। पहले इजराइल के साथ मान्यता प्राप्त कर लो, मित्रता सेटल कर लो, तभी जाकर के तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। अब रिवर्स हो गया है। अब क्या हो गया है कि इन भाई साहब ने जो कहा वो दिखाई दे दिया। इनके साथ साथ मार्क कार्नी निकल पड़े, जो हेडलाइन बन गया। कनाडा ने कहा है कि यह पैलेस्टीनियन स्टेट को मान्यता देगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। अब तीसरा इंपॉर्टेंट प्राणी जो अब आपको दिखाई देना चाहिए वो है कीर स्टारमर। ये निकल कर आते हैं यूके से। तो भाई साहब यूके, कनाडा और फ्रांस, ये तो तीनों पब्लिकली अनाउंस कर चुके हैं कि सितंबर आने दीजिए, सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक होने दीजिए, हम तो सीधा वहां पर आते ही कह देंगे कि हम मान्यता देते हैं। किसे मान्यता देते हैं? तो बोले साहब हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। अब आप पूछेंगे इटली वालों का क्या होगा, जापान वालों का क्या होगा? लाइन से खड़े भाई ये सब, ये कह रहे हैं कि सर सितंबर आने दीजिए, हम भी कुछ प्लानिंग में तो हैं। इसका मतलब इस समय ट्रंप अलग थलग पड़े रिखे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ही केवल इजराइल के साथ खड़े हैं फिलिस्तीन को मान्यता देने के चक्कर में कि ये फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देना चाहते। इनके साथ वाले सब लोग निकल लिए। अब आपके दिमाग में प्रश्न आने लगेगा, ऐसा क्या हुआ? कनाडा क्यों निकल लिया? कनाडा के साथ साथ यूके क्यों निकल लिया? न्यूज बन रही है कनाडा जॉइंस फ्रांस एंड यूके। ये क्या कहानी हो रही है? और क्या नेतन्याहू अकेले पड़ गए हैं क्या? इंटरेस्टिंग बात समझिए, नेतन्याहू अकेले और दुकेले कभी थे ही नहीं। क्यों पूछिए? क्योंकि उनको तो भाई फिलिस्तीन के साथ संघर्ष में रहना है, लंबे समय से चले आ रहे हैं, उनको अपनी बात मनवानी है। ये तो एक पार्टी है भाई, दो देशों के बीच में संघर्ष है, इजराइल और फिलिस्तीन। उन दो देशों के बीच में से एक तो एक पार्टी है, अब दूसरी पार्टी फिलिस्तीन है। हो क्या रहा था कि इनके साथ में जितने लोग खड़े थे अब तक कमर कस के कि बेटा हम फिलिस्तीन को मान्यता इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो तुमसे
गलत तरीके से बर्ताव करता है, हम इसलिए मान्यता नहीं देंगे, तुम कह दोगे तो मान्यता दे देंगे। तो टेक्निकली ये तो सिंगल पार्टी है, मैच के अंदर अब ये पार्टी हार रही है या जीत रही है ये तो साथ वालों से पता चल रहा है। तो ऐसे में फिलिस्तीन के साथ में लोग उस तरफ से निकलकर आ जा रहे हैं कि सर हम आपको देश के रूप में मान्यता देने को तैयार हैं। तो क्या कहा जाए, तो कहने के लिए तो सर फिलिस्तीन के नाम पर इजराइल की भी कूटनीतिक हार है। क्यों? क्योंकि ये केवल ट्रंप को ही अपने समर्थन में रख पाए। इजराइल अगर इस बात को ट्रंप के साथ साथ इन देशों को भी मना ले जाता कि सर फिलिस्तीन के साथ मामला हमारा, स्कोर सेटल करा दीजिए, हम उसे मान्यता देश के रूप में दे देंगे। तो साहब इनकी कहानी को भी अब थोड़ा और डिटेल से समझेंगे। इनसे ज्यादा लेकिन उन सारे देशों में से अमेरिका की हार इसलिए क्योंकि उन्हीं के कहने पर यह पार्टी स्टैंड लेकर खड़ी है। तो अब आइए अमेरिका के ही रेफरेंस में इस बात को हम करेंगे, लेकिन आज के सेशन में कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सबको समझने का भी प्रयास करेंगे। क्यों कनाडा यह कहने पर मजबूर हुआ कि नहीं सर मैं इसको मान्यता देने को तैयार हूं और 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाने को तैयार हूं। हालांकि मैंने पिछले सत्र में भी आपको यह बताया था जब फ्रांस का मसला हुआ था कि किसी को देश के रूप में मान्यता देने का मतलब क्या होता है, फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे तो इसके मायने क्या होंगे, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, फिर भी लेकिन इस बार भी बताएंगे और ये बताएंगे कि ये देश अगर मान्यता दे देते हैं तो इनका क्या परिवर्तन हो जाएगा। और किसी भी देश को राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए या कोई भी जगह अगर राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त करनी चाहती है तो उसे कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, उसका भी आज के सेशन में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है साहब, तो साहब चलिए, मार्क कार्नी का स्टेटमेंट आपके सामने है। कल इन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं, कनाडा चाहता है कि स्टेट ऑफ फिलिस्तीन एग्जिस्ट करे। मार्क कार्नी ने अपने बयान में 3 शर्तें और ऐड कर दी और उन्होंने कहा कि देखो साहब कंडीशन नंबर 1 ये है कि 2026 में इलेक्शन हो जाने चाहिए फिलिस्तीन में, क्योंकि 2006 से यहां पर चुनाव नहीं हुए हैं। दूसरा, हमास उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हमास को आतंकी संगठन माना जाता है इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिलिस्तीनी राज्य का डीमिलिटराइजेशन होगा, यानी कि वो अपने साथ हथियार और लड़ाकू क्षमताओं से मुक्त होकर रहेंगे, तब जाकर के हम उसको सशर्त मान्यता देने को तैयार हैं। देखिए इनकी लगातार फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात चल रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया था फिलिस्तीन 2 जगह बटा हुआ है, गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में, थोड़ा आगे भी बताएंगे। गाजा पट्टी में हमास लीड करता है और वेस्ट बैंक के अंदर फतह नाम का जो ग्रुप है वो करता है। फतह से लीडर निकलकर महमूद अब्बास आते हैं। आप ऐसे समझिए कि 2 अलग अलग पार्टियां हो गई। फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को शामिल किया जाता है, लेकिन होता क्या है, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के साथ सेम मत नहीं रखते, इसलिए फिलिस्तीन एक हो ही नहीं पा रहा होता है लंबे समय से। अब इनसे कहा गया है कि अगर फिलिस्तीन होना चाहते हो तो गाजा और वेस्ट बैंक को मान लेंगे हम एक ही, लेकिन कंडीशन क्या है, हमास चुनाव में नहीं उतरेगी, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ना शासन में पार्टिसिपेट करेगी और वेपन हटाने पड़ेंगे, तब जाकर हम मान्यता दे देंगे। अब अचानक आपके दिमाग में सवाल आने लगेगा कि भाई ऐसा हो क्या रहा है, क्यों ये स्थितियां बन रही हैं। साथियों इसके कारण डिटेल में बताएंगे कि इतना ज्यादा हृदय परिवर्तन कनाडा का कैसे हो गया, कनाडा ने यह फैसला क्यों ले लिया, क्यों ये भर भर के ट्रक यहां पर मदद की सामग्री भेजने को तैयार हुए। फ्रांस ने जब रिकॉग्नाइज किया तो उसके बाद में अब कनाडा का तैयार होना तो एक सुर्खी बनता ही है, क्योंकि मैंने इस पर सेशन किया था आप लोगों के सामने कि ट्रंप को मैक्रोन ने कैसे चुनौती दी थी। लेकिन इसके तुरंत बाद ही ये अपन ने सेशन किया था 26 जुलाई को, 26 जुलाई के बाद 29 जुलाई तक पहुंचते पहुंचते ब्रिटेन भी साथ साथ आ गया और ब्रिटेन ने कहा हम भी फ्रांस के साथ साथ हैं, हम भी इसे मान्यता देंगे। किसको मान्यता देंगे? इजराइल को देश के रूप में मान्यता, फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। तो भाई ऐसे में कनाडा ने अब जो फैसला लिया है, इससे पहले यूके ये फैसला ले चुका है। फ्रांस ने शुरू किया, उसके बाद में यूके, उसके बाद कनाडा। भाई साहब ये तो अखंड बेइज्जती हो गई। बाकायदा कनाडा के पीएम ने आकर के कहा कि मैंने तो उससे ट्रंप से बात भी कर ली है और बातचीत में उनको बता दिया कि सर हम तो मान्यता देने जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहां पर स्थितियां विकट हो रही हैं। अब ये क्या है कहानी, क्यों अचानक फिलिस्तीन के समर्थन में, जबकि फिलिस्तीन ने कुछ किया ही नहीं, किसी तरह से आपको किसी मंच पर दिखा ही नहीं या कहते हुए भी नहीं सुनाई गया कि हमें राष्ट्र के रूप में मान्यता दो, हमें पहचान दो। अचानक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इतना सुर्खियों में क्यों आ गया? इसे ट्रंप का प्रभाव माना जाए कि ये सब लोग फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा
चिढ़ चुके हैं ट्रंप से, इसलिए कह रहे हैं कि भाई अब तेरी पॉलिसी पर हम नहीं चलेंगे, अलग चलेंगे। और तुम्हारा जो है इजराइल के साथ में ईगो रहता है, तो ऐसे में बेटा इजराइल के साथ अगर रहो तो ठीक है, मतलब हम इजराइल को साथ रखते चलेंगे लेकिन फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। ये सारी चीजें हैं। तो आइए ट्रंप की पूरी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं कि आफ्टर ऑल ऐसा हो क्यों रहा है। हृदय परिवर्तन का कोई तो कारण रहा होगा ना, क्यों ये लोग अब हथियार डालने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये लोग जिनकी समर्थन से ये सब चल रहा था। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण खुद इमानुएल मैक्रोन है, क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे अभी ट्रंप को झटका दिया तो उससे क्या है, इनका साहस बढ़ा, क्योंकि किसी एक को निकलकर आना था। देखो मैं आपको थोड़ा सा विश्व इतिहास के बारे में जानकारी दे दूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक भी अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो कुछ नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जब दुनिया में हथियारों की होड़ मच रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो असल मायने में विजेता थे वो ब्रिटेन और फ्रांस ही थे। ब्रिटेन और फ्रांस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिए गए हिटलर की जिद के चलते जर्मनी से। ऐसे में ब्रिटेन और फ्रांस जीते हुए तो थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध जीतने के बावजूद हार गए। कैसे? क्योंकि उन्हें युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका पर आश्रित रहना पड़ा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का कोई कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये एक सेफ बचा रहा था, सेफ हार्बर बन करके बैठा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इसमें पैसे दे दे करके इनको युद्ध लड़ाया, बेचारों को इनको कर्जदार बनाकर युद्ध जिता दिया। युद्ध जीतने के बावजूद भी ये हारे समान कहलाए थे, क्योंकि अमेरिका इन पर तब भारी पड़ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन दुनिया पर कईयों सालों तक, 200 सालों तक राज जो किया है वो ब्रिटेन और फ्रांस ने किया है। लेकिन ये जो नए नए निकल कर आए हैं अमेरिका वाले, जिनका ये जो 100 साल से लंबा इतिहास इनका चला आ रहा है, ये असल में इन लोगों को कहीं ना कहीं ईगो के रूप में तो हर्ट करता ही है। क्या लीडर हम हुआ करते थे, लेकिन वही वाली बात है, दो बिल्लियां झगड़ ली और बंदर रोटी लेके भाग गया, वो वाली हाल हो गया। तो ऐसे में खिलाफत तो इनके मन में पैदाइशी है। मतलब ये कहिए कि फ्रांसीसियों में अमेरिका के खिलाफ हमेशा ये भाव रहता है कि तुम लीड काहे ले रहे हो भाई, हम थे असली। तो अब ऐसे में फ्रांस ने यह करके भी दिखा दिया। जैसे ही यह करके दिखाया, गल्फ देशों में जो कि फिलिस्तीन के समर्थक हैं, खाड़ी देश सऊदी है, यूएई, कतर, ये सब लोग ये अचानक फ्रांस के समर्थन में आ गए। अब इसका मतलब क्या है? देखो थोड़े दिन पहले जब अपने ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब ट्रंप जो थे वो गल्फ कंट्रीज में आए थे, बढ़िया सारा पैसा उठाकर ले गए यहां से। तो ऐसे में फ्रांस को लगा कि बेटा तुम तो गल्फ कंट्रीज के चहेते हो गए, हम कैसे चहेते होंगे। तो इस दाव से अचानक भाव क्या बदला कि ये सब लोग उस दिशा में चल पड़े। किस दिशा के अंदर? गल्फ कंट्रीज भी फ्रांस को रूप में रिकॉग्नाइज करने लगे कि फ्रांस तुम बढ़िया कर रहे हो भाई। अब फ्रांस तुम बढ़िया कर रहे हो, ये बात जैसे ही निकल कर आई तो ब्रिटेन और कनाडा को लगा अरे यार हम भी तो व्यापारी हैं, कल को फ्रांस वाले राफेल यहां जाकर बेच आएंगे और अपने हथियार बेच देंगे, सबमरीन बेच देंगे, तमाम चीजें फ्रांस वालों के पास सब है। ऐसे में इनने कहा अपन को भी एंट्री करनी चाहिए, बाजार नहीं छोड़ना चाहिए। तो पहला तो फ्रांस ने इनको वो मोमेंटम दिया कि तुम आगे गए, आगे जाकर तुमने फायदा ले लिया, गल्फ तुम्हारे साथ आ गए, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे। पहला कारण। दूसरा जो कारण है वो है इन देशों के ऊपर लोकल प्रेशर क्रिएट होना। देखो यूरोपियन कंट्रीज में ना, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये तमाम जो देश हैं, ये मानवाधिकार की जो बातें करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की जो बातें करते हैं, असल मायने में इनके यहां कुछ ऐसे ग्रुप सक्रिय वाकई में रहते हैं जो मानवाधिकार के नाम पर सरकार को घेरते रहते हैं। और चूंकि यहां पर पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, नैतिकता पर, मानवता पर बातें करती है, ऐसे में सरकार पर एक मोरल प्रेशर खड़ा होता रहता है। अभी हुआ क्या कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है ना, इनको इनके लोगों ने घेरा, लगभग 226 सांसदों ने। किसके लिए? इस हालत के लिए। किसकी हालत है ये फिलिस्तीन की हालत है। असल में क्या है कि फिलिस्तीन का जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है वो इजराइल ने लगभग जर्जर हालत में मचा दिया है। लगभग 60,000 लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं, और जानों के साथ साथ भुखमरी से अभी पिछले ही कुछ दिनों में 150 से ज्यादा लोगों की गोली लगने से मौत हुई है। मतलब आप विचार करिए कि वो लोग भोजन लेने के लिए कतार में थे, पुलिस ने प्रबंधन के नाम पर गोली चला दी और लोग मर गए। और वो पुलिस कौन सी थी? इजराइल की तरफ से थी, फोर्सेस इजराइल की तरफ से थी। वो लोग प्रबंधन के नाम पर उनकी भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस तरह से काम कर दिए। तो कहा गया कि इजरायली फोर्सेस ने लगभग 1000 से ज्यादा एड सीकर्स को, जो सहायता प्राप्त करने आए थे कि हां हमें कुछ दाना पानी मिलेगा, यूएन की एजेंसी हमें देने आई है, ऐसा यूएन ने कहा कि इस तरह से जब राशन की किट यहां पहुंचती हैं, लोग टूट पड़ते हैं, लगभग लूटने के से हालात मच जाते हैं कि भाई जिंदा रहने के लिए आवश्यकता है, कुछ तो दे दो। ऐसे में उन एड सीकर्स पर भी इन्होंने गोली चलाई।
इस वजह से यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स का यह हवाला जब आया तो भाई ब्रिटेन पर प्रेशर बनने लगा, कहा जाना लगा। मिडिल ईस्ट आई लिखता है कि स्टार्विंग चाइल्ड इन गाजा वाज किल्ड मिनट्स आफ्टर रिसीविंग एड, मतलब बच्चे को कुछ समय पहले सहायता मिली थी और उसको गोली मार दी गई। इस तरह की तस्वीरें, माल न्यूट्रिशन की तस्वीरें गाजा पट्टी से आना शुरू हुई। इजराइल किस बात पर अड़ा हुआ है कि मेरे तो इन्होंने लोग होस्टेज बनाए हुए हैं, मेरे लोग इन्होंने वापस नहीं किए, मेरे लोग वापस हमास से करवा दो। हमास कह रहा है कि वापस कर दिए तब तो ये झाड़ा लगा देगा हमारे यहां पे। अभी जब इसने यह हालत कर रखा है, भूख से बेचैन लोगों को अगर गोलियां पड़ रही हैं, तो ये सारी चीजें क्या हुई ना कि इस वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इनके ऊपर प्रेशर आने लगा। तस्वीरें ऐसी आने लगी कि इन गाजा माउंटिंग एविडेंस ऑफ फमाइन एंड वाइड स्ट्रेस, मतलब लोग भूख से मर रहे हैं, भुखमरी के हालात हैं। न्यूज तमाम प्रकार के हेडलाइंस बनने लगी, एंगर ओवर स्टारवेशन इज गाजा लीव इजराइल्स इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड। और इस वजह से इजराइल दुनिया में अकेला पड़ने लगा कि भाई तुम लोगों को भूखा कैसे मार सकते हो। इसके चलते 220 एमपीज ने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि देखो इजराइल को अगर रोकना है, उससे कहिए कि वो गाजा के साथ में इस तरह का बर्ताव रोके, सीज फायर में उतरे। अच्छा, अमेरिका खुद भी इस समय इनके साथ, जॉर्डन और इजिप्ट इनके साथ मिलकर के इजराइल से सीज फायर करवाना चाह रहा है कि भाई रुक जाओ, इसको अब परेशान मत करो। गाजा को देखते हुए इन लोगों के यहां के जो एमपी है ना, उन्होंने यूके के पीएम के ऊपर प्रेशर डाला कि आप इसको तभी रोकोगे जब इजराइल दुनिया में आइसोलेट होगा। अब इजराइल को आइसोलेट करने के लिए बोले इनको आप कहिए कि हम आपको फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। तो इन पर यह प्रेशर आया तो ये मानने को तैयार हुए। तीसरा क्या कारण था? तीसरा कारण तो सर्वविदित है कि चूंकि इस हरकत को करने में इजराइल को सपोर्ट असल में अमेरिका करता है। अब अमेरिका कर रहा है तो अमेरिका दुनिया भर में ढिंडोरा 30 बार ये पीट चुका कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया था। तो भैया तुम अगर वाकई में करवा रहे हो तो तुम इजराइल और गाजा का करवाओ ना। गाजा अपनी तरफ से खड़ा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम तुम ही रुकवा करके इस युद्ध को चले आओ। तुम्हारे मन में इल इंटेंशन क्या था कि तुम चाहते थे कि मैं गाजा को खरीद लूंगा, उसको साफ करवा दूंगा और उस पर अमेरिकी कॉलोनी बसाऊंगा। तुम्हारी जो थॉट है उसको तुम लागू करने के लिए हमें क्यों यूज कर रहे हो? तो असल में अमेरिका का जो चरित्र उजागर हुआ, जो ये बार बार, अच्छा, और अपने साथ में G7 कंट्रीज को रखते हुए भी उनको ये टैरिफ के बोझ से मार के चल रहा था। कनाडा को अभी भी इसने ये कहा है कि 35% टैरिफ तुम्हारे ऊपर लाद दूंगा। फ्रांस, यूके, यूरोपियन यूनियन, सबको ये कर दूंगा। यूके वाले तो चलो इसके साथ एग्रीमेंट करने में कामयाब हो गए, ईयू को एक साथ इसने टैरिफ में लाद दिया। तो कुल मिलाकर बोले तुम सगे किसी के हो नहीं, तो तुम्हारे साथ हम क्यों चल करके आए। और अभी पता है कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने के लिए ईयू सामानों पर बात कर दी थी। ये सब चीजें ऐसी बनकर आई जिसने इन सबको अमेरिका का साथ छोड़ने के लिए विवश किया कि भाई कहीं ना कहीं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम भी बताएंगे कि हम जिंदा हैं। और इसी कारण से ये तीनों हीरो अपनी राह पकड़कर आगे निकल लिए।